बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह एक लॉ ही है जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सिखाएगा इन फ्लूइड डायनामिक्स। बर्नौली इक्वेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिखेंगे। बर्नौली, इसे बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम भी बोलते हैं और बर्नौली लॉ भी बोल देते हैं। बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, फिर हम इस डेफिनेशन को लास्ट तक प्रूव करेंगे, बिल्कुल कल की तरह जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी फिर हमने उसको प्रूव किया था। बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन है कि द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and potential energy per unit volume at a point is equal to sum of pressure kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume at another point। कि किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर इन तीनों के सम के बराबर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर। फिर हम इसकी इक्वेशन को लिखते हुए हम कहते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। वैसे आप सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, तो बेटे जब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो 1/2 रो V1 स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ। P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, इन तीनों का सम दूसरे पॉइंट पर बराबर है। फिर जिस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एक पॉइंट पर वो बराबर होगा एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसी दूसरे पॉइंट पर। फिर हमने कहा था कि ये जनरली हम कहें तो किसी भी पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो रिमेन सेम रहेगा तमाम पॉइंट्स के लिए, और जिसको हमने एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कांस्टेंट कहा था। इसी तरह हम दो पॉइंट्स के ऊपर इसको साबित करने के बाद कहेंगे कि किसी भी पॉइंट पर इन तीनों चीजों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी सम ऑफ प्रेशर। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन हम लिखेंगे फिर सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
and potential energy per unit volume at any point remain constant, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी किसी भी पॉइंट पर इन तीनों चीजों का सम, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। अब मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, ये जनरल कर दिया कि किसी भी पॉइंट पर इन तीनों चीजों का सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही। दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन। अब इस चीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हम वही आइडियल फ्लूइड का फ्लो लेते हैं। लेट कंसिडर इसके बाद हमें ये डेफिनेशंस जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेट वी हैव a non-uniform cross-sectional area of pipe। इधर से इसका एरिया इतना ज्यादा, यहां तक इसका एरिया कम हो जाता है इस तरह से। Here cross sectional area is A1, here cross sectional area is A2। फिर हमने कहा था, ये एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि लेट कंसिडर अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, और इसके अंदर बेटे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है। और आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छे तरीके से पता है कि वो नॉन विस्कस होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है और स्टेडी फ्लो कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि एन आइडियल फ्लूइड flows through it। इसमें एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। उस आइडियल फ्लूइड में स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, यानी स्टेडी फ्लो होता है। तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये फ्लूइड की तीसरी लाइन एंड सो ऑन। फर्क सिर्फ ये होगा, जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर ये फ्लूइड की लाइंस आपस में दूरी पर होंगी, और जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पर ये लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। तो ये एक आइडियल फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, जो इधर से मैस एंटर होगा, उधर से मैस बाहर आउट हो जाएगा। अगर हम जमीन की सरफेस से इसको ऑब्जर्व करें तो जमीन की सरफेस से ये वाली हाइट पाइप की कंसिडर कर लेते हैं H1। दिस इज हाइट H1 और ये वाली हाइट H2 है। इस पॉइंट से जो वाटर की स्पीड है डेट इज V1 और इस पॉइंट से जो वाटर की स्पीड है डेट इज V2। अगर हम इस जगह पर मैस ऑफ वाटर m कहें तो जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh1 और इधर बेटे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू mgh2। क्योंकि हाइट बढ़ चुकी है, हाइट बढ़ने के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर हम इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी निकालें तो 1/2 mv1 स्क्वायर आ जाएगा। v1 वेलोसिटी है,
तो m1/2 mv² होता है, तो m1/2 mv1² आ जाए। और इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mv2² आ जाए। ये चीज हमें शो कर रही है कि हाइट भी इंक्रीज हो रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बदल रही है, यानी वेलोसिटी बदल रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। अब अगर हम इस दोनों चीजों की वैल्यू में चेंज फाइंड करें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है, तो बेटे काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। यानी यहां से पानी दाखिल हुआ, यहां से बाहर जा रहा है, तो इस जगह की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1² आ जाए। ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, डेफिनेटली यहां से पानी इंटर हुआ है तो हाइट इंक्रीज होती जा रही है, हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो हम चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, mgh2 माइनस mgh1 आ जाए। यह आपकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। इस पोटेंशियल एनर्जी में से ये माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, इस काइनेटिक एनर्जी में से ये माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज। ये एक सादा तरीन ऑब्जर्वेशन है कि जब वाटर फ्लो कर रहा है तो उस पानी के फ्लो की वजह से हाइट भी तब्दील हो रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है। इन दोनों चीजों के बदलने की वजह से हमारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो हमने चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब बेटे वाटर का जो फ्लो है वो कोई ना कोई चीज तो फ्लो करवा रही है। जस्ट लाइक हम अपने घर की बात करें, हमारे घर के अंदर मोटर पंप लगा है, तो मोटर पंप क्या करता है, एक साइड से पानी को दाखिल करता है पाइप में, वो हाइट पे जाके स्टोर हो जाता है ड्रम के अंदर। तो पंप किस तरह से पानी को फ्लो करवाता है, पंप इधर से एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जो इस साइड से पानी को अंदर की तरफ धकेलता है, दैट इज प्रेशर P1। और ड्रम के अंदर अगर ओपन वॉल है, आगे से मुंह खुला हुआ है, जिस जगह से पानी इंटर हो रहा है, तो उस जगह पर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर इस जगह पर एक्ट कर रहा है और ऐसे समझ लें कि वो प्रेशर इस पानी को बाहर निकलने से रोक रहा है, वो पाइप के अंदर बंद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पंप का प्रेशर ज्यादा होता है, पंप ज्यादा प्रेशर के साथ एज कंपेयर टू दिस प्रेशर वो पानी को धकेलता है, इस तरह से पानी इस तरफ फ्लो करने लग जाता है। तो पाइप, किसी भी जगह पर पाइप पड़ा हो, आप किसी नल के साथ पाइप को लगा दें तो उस पाइप के अंदर भी एक प्रेशर के साथ पानी दाखिल होगा और दूसरी साइड जो आउटलेट है उस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट करेगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर हर ओपन चीज के ऊपर एक्ट करता है। मसलन हम कहते हैं कि कोई भी ओपन वॉल है उसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। जो भी एक स्पेसिफिक एरिया होगा एयर का, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी तो फोर्स पर यूनिट एरिया वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वहां पर लग रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुले हुए पाइप के अंदर से पानी को बाहर गिरने से बचा रहा है, लेकिन ये प्रेशर क्योंकि ज्यादा है पंप का, तो पंप ज्यादा प्रेशर से पानी को दाखिल करता है, इसलिए वाटर का फ्लो एक सिम्त के अंदर जो है वो हो जाता है। इस वाटर के फ्लो को हम कंसिडर कर लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड है, फ्रिक्शनलेस है सरफेस, तो जितना आप एनर्जी के साथ पानी को अंदर दाखिल करेंगे वो आगे से यहां से निकल जाएगा। अब एनर्जी
कौन सी एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज होगी? अगर पंप है तो पंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके पानी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी पानी के ऊपर वर्क कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पानी के ऊपर किया गया वर्क वो पानी को उस पाइप के अंदर फ्लो करवाता है, और पानी उस वर्क की वजह से फ्लो कर रहा है। तो हम अगर उस वर्क को फाइंड करें इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे, तो हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उस वर्क की वजह से ये वाटर उसके अंदर फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात है, एक वर्क आप कर रहे हैं पानी के फ्लो के लिए, एक एटमॉस्फेयर कर रहा है पानी को रोकने के लिए। तो जो एटमॉस्फेरिक वर्क होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, आपका किया गया वर्क पॉजिटिव होगा, तो दोनों का सम एक रिजल्टेंट देगा। वो रिजल्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी के साथ पानी उसके अंदर से फ्लो करेगा। अगर आपका किया गया वर्क एटमॉस्फेरिक वर्क के बराबर आ जाएगा, फिर पाइप पे पानी फ्लो नहीं करेगा। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक पाइप के अंदर से पानी डाला, लेकिन उधर से पंप को ऑफ कर दिया और पानी पाइप को जमीन पर रख दिया। अब क्या होगा? दोनों साइड पे बराबर फोर्स लग रही है, दोनों साइड पे सेम प्रेशर है, तो देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वाटर फ्लो बिटवीन दैट। कोई पानी का फ्लो नहीं था। पानी सिर्फ उस वक्त फ्लो करता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा दूसरी साइड पे प्रेशर हो, तो वो वर्क रिजल्टेंट वर्क जो है वो ज्यादा होता है। इस सूरत में आपके पास ज्यादा वाटर का फ्लो हो रहा होता है। तो अब हम वर्क की वैल्यू को फाइंड करते हैं एट वन पॉइंट, एट सेकेंड पॉइंट। अब इस सूरत में हमें यहां पर एक डिस्टेंस भी लेना होगा। यहां पर एरिया ज्यादा है तो हम फ्लो का डिस्टेंस कम लेते हैं। ये हमारे पास इतने डिस्टेंस के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है, दैट इज डेल्टा x1, यहां से यहां तक। और इधर भी एक डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है जो ये वाला, ये जो मैंने ब्लैक शेडेड एरिया किया है, इसके अंदर वाटर का फ्लो हमने जज करना है। हम सारे पाइप में इकट्ठा नहीं करते, हम दो पॉइंट्स के ऊपर कर लेते हैं। इधर से इतने पॉइंट के अंदर, इधर से इतनी जगह पर। इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा x2। अब प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, ये वाला प्रेशर है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया A1 है, हम पहले फाइंड करते हैं कि वर्क डन एट फर्स्ट पॉइंट, कि पहले पॉइंट के ऊपर किया गया वर्क, उसके लिए हमें प्रेशर की वैल्यू चाहिए और फोर्स की वैल्यू चाहिए। हम इसके लिए जानते हैं कि वी नो दैट P1 इज इक्वल टू F1 ओवर A1। तो बेटे यहां से फोर्स F1 आ जाएगी P1 A1। हमें वर्क के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? फोर्स, फिर डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ? डेल्टा x1। हम d1 की वैल्यू ले लेते हैं डेल्टा x1, और जिस सिमट के अंदर प्रेशर लग रहा है यानी फोर्स लग रही है, उसी सिमत के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, उसी सिमत में डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है। तो जिस सिमत में फोर्स लगे उसी सिमत में डिस्टेंस कवर्ड हो, तो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये तीनों चीजें हमें निकल आई। हम अब वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वर्क W1 इज इक्वल टू F1 D1 cos θ1 आ जाए। तो W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1 cos ऑफ 0 डिग्री। फोर्स F1 की जगह आ जाएगा P1 A1, और D1 की जगह आ जाएगा डेल्टा x1, और cos थीटा की जगह आ जाएगा cos 0। cos 0 1 होता है, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी P1 A1 डेल्टा x1। यहां पर फिर हम बात करते हैं एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। इसको मैंने लास्ट टाइम वॉल्यूम कहा था कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू होता है A1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1। तो यहां से ये चीज जो मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं, ये फिर वॉल्यूम आ जाएगा। तो व्हाट इज वर्क डन? W1 किसके बराबर आ जाएगा? P1 इंटू V। दिस इज वर्क डन एट फर्स्ट पॉइंट, कि पहले पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो वर्क डन आ जाए।
अब हम इस पॉइंट पे वर्क डन की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस पॉइंट पर फ्लूइड बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है और प्रेशर इनवर्ड लग रहा है, तो हम इसके ऊपर वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है कि वर्क डन एट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट के ऊपर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी। लिखेंगे इसके लिए भी वही के वी नो डैट P2 अब आ जाएगा जो कि फोर्स ओवर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, P2 इज इक्वल टू होगा, इस जगह पर प्रेशर P2 है, एरिया A2 है, फोर्स F2 आ जाएगी, तो P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। अब F2 की वैल्यू निकालें बेटे तो P2 A2 निकल आएगी। दिस इज द फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू हमने निकाली दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो वो यहां से यहां तक यानी डेल्टा x1 कवर होगा, तो d2 इज इक्वल टू डेल्टा x2। अब इस सूरत में वाटर का फ्लो बाहर की तरफ है, प्रेशर इनवर्ड लग रहा है यानी फोर्स इनवर्ड लग रही, तो ये इस तरह से है कि डिस्टेंस इस सिमत में कवर हो रहा है और फोर्स इस सिमत में लग रही है, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों चीजें हमारे पास निकल आई, इससे हमने वर्क डन निकालना है, तो W2 इज इक्वल टू F2 D2 cos थीटा 2 आ जाएगा। F2 की वैल्यू किसके बराबर है P2 A2, D2 की वैल्यू डेल्टा x2 cos ऑफ 180, cos 180 की वैल्यू -1 आई, यानी जो रोकने वाली फोर्स होगी वो नेगेटिव वर्क करेगी A2 डेल्टा x2। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी सीखा था कि जब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हो तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, तो जितना वॉल्यूम इधर है उतना इधर होगा, क्योंकि इधर एरिया ज्यादा है डिस्टेंस कम है, इधर हमने एरिया कम किया था लेकिन डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो हम इसमें कहते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू A2 डेल्टा x2 आ जाए। तो इस डब्बे में हम इसकी जगह फिर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम V, वॉल्यूम दोनों साइड पर सेम है, तो W2 इज इक्वल टू आ जाएगा P2 इंटू V। तो दिस इज द वर्क डन जो हमने फाइंड आउट कर लिया सेकेंड पॉइंट पर विद नेगेटिव साइन। अब टोटल वर्क डन जो होगा इट इज सम ऑफ ऑल द वर्क डन, तो दो वर्क हमने किए हैं, इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू निकल आएगी। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वर्क डन, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो बेटे ये आ जाएगा P1V प्लस इंटू माइनस P2V, so that is equal to P1V माइनस P2 इंटू V। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आती है, V कॉमन आ गया, P1 माइनस P2 इंटू V, ये हमारे पास वर्क डन की फाइनल वैल्यू निकल आई। जितना वर्क डन आपने पाइप में पानी को इंटर करने के लिए किया, उस वर्क डन ने दो काम किए, एक तो पानी को हाइट कवर करवाई, हाइट की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, और दूसरा उसको वेलोसिटी दी, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो उसका मतलब है कि आपका किया गया वर्क दो किस्म की एनर्जी के अंदर चेंज का बाहिस है, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब अगला रिलेशन में यहां पे लिख देता हूं, उसके आगे जो आएगा कि वर्क डन cause to change in potential energy and kinetic energy, इन दोनों किस्म की एनर्जी में चेंज का बायस बनेगा। तो हम इसमें लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी P1 माइनस P2 जो हमने निकाली अभी इंटू V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम पहले निकाल चुके हैं,
उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, वो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा mgh2 माइनस mgh1। इधर वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड फिर सब टर्म के साथ होगा। जब आप डिवाइड करते हैं तो इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो फिर हमारे पास P1 माइनस P2 किसके बराबर आ जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर ओवर v। ये v वेलोसिटी वाला है जो मैंने कर्ल करके लिखा हुआ है, और ये कैपिटल V वॉल्यूम का है, ये जो वॉल्यूम इधर से इसकी डिवीजन में है, फिर यही वॉल्यूम इसकी डिवीजन में आएगा, तो माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर ओवर कैपिटल V प्लस mgh2 ओवर v माइनस mgh1 ओवर v। बेटे हम लास्ट क्लास के अंदर ये डेंसिटी का एक रिलेशन पढ़ चुके थे। डेंसिटी का रिलेशन होता है कि रो इज इक्वल टू m ओवर v, मैस ओवर वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। तो इधर ये वाली टर्म जो है मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगी, ये मैस ओवर वॉल्यूम भी डेंसिटी, और ये मैस ओवर वॉल्यूम भी डेंसिटी, ये मैस ओवर वॉल्यूम भी डेंसिटी। तो इन तमाम की जगह रो लिख लेते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। यानी मैंने सिर्फ ये किया, ये V2 स्क्वायर एज इट इज आ गया, 1/2 भी एज इट इज आ गया, इसकी जगह ये जो डब्बे में रकम बंद की है इसको मैंने रो के बराबर लिख दिया, क्योंकि m ओवर v इज इक्वल टू रो। इस m ओवर v की जगह भी रो आ गया, इसकी जगह भी रो, इसकी जगह भी रो। अब हम इसमें ये वाला 1 वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं, 2 वाली दूसरी साइड पे, तो P2 इधर है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये इधर नेगेटिव है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। फिर ये 2 वाली रकम इधर ही रहने दें, 1 वाली इधर ले आए, तो ये 1 वाली भी इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, ये P1 आगे ये टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी 1/2 रो V1 स्क्वायर, और ये भी इधर आके प्लस की हो जाएगी रो GH1 इज इक्वल टू P2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा, और ये हमारी पहली डेफिनेशन है कि सम ऑफ प्रेशर। इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, इसको आप इसकी पिछली इक्वेशन से देख के पढ़ सकते हैं। ये है 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लिया, तो इसका मतलब रो के फॉर्म में ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पे आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो की शक्ल में। तो सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट सेकंड पॉइंट्स आर इक्वल। ये हमारी पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई। फिर हम इस तरह के हैं कि अगर हम दरमियान में कोई पॉइंट्स लेते हैं, यहां पर कोई एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, उसके ऊपर भी इन तीनों चीजों का सम जो है वो बराबर आएगा, तो वी कैन से दैट कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इन तीनों चीजों का सम करेंगे, सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बेटे ये हमारे पास इसकी सेकंड डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि किसी भी पॉइंट पर इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या किया, जितना वर्क करके एनर्जी पानी के ऊपर लगाई, पानी की दो किस्म की एनर्जी के अंदर चेंज उसने किया, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, जितनी एनर्जी आप देते हैं उतनी दो हिस्सों के अंदर जाके यूटिलाइज हो गई। तो दिस इक्वेशन प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी, ये हम कह सकते हैं इन फ्लूइड डायनामिक्स, इन फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है, जो बर्नौली इक्वेशन हमें रिजल्ट के तौर पर बताती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके अंदर होल्ड कर रहा है। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।